गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग ट्री में। आप सभी को पता है 72 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अब 20 से 25 दिन ही और बचे हैं, राइट। और इस समय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप रिवीजन करें और रिवीजन स्मार्ट तरीके से करें। स्मार्ट रिवीजन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आप पीवाई क्यू में जो भी टॉपिक अपीयर हुए हैं पीवाई क्यू से अपने आप को फैमिलियर बनाएं, राइट। उसमें ऑप्शन में जो टॉपिक दिए गए हैं, ऑप्शन जो दिए गए हैं, आप उसके बारे में जानें ताकि उसके साथ साथ जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में भी आपकी समझ हो जाए, राइट। तो अब हम इस सीरीज में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पीवाईक्यू के माध्यम से रिवाइज करेंगे। ठीक है, इसमें घटना चक्र से जो भी जितने भी क्वेश्चन है मॉडर्न के वो सारे क्वेश्चनों को कवर किया गया है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, राइट। और इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे उसके ऑप्शन में जो भी कॉन्सेप्ट दिए हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं, एग्जामिनर का फेवरेट एरिया क्या है, पॉसिबल ट्रैप्स क्या हो सकते हैं, राइट। इन सब पे हम चर्चा करेंगे ताकि हमारा मल्टी डायमेंशनल कवर हो जाए। हम सिर्फ पीवाई क्यू को ही नहीं पढ़ेंगे, राइट। ये बात आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं और इफेक्टिव तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो जब भी आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आए आप पॉज करिए वीडियो को, आप खुद उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, राइट। ताकि इससे आपकी प्रिपरेशन का एक आपको असेसमेंट हो जाएगा और दूसरे आपको लंबे समय तक कॉन्सेप्ट भी याद रखने में मदद मिलेगी। ओके, तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। यूरोपियन शक्तियों का भारत में आगमन से ही ये चैप्टर शुरू होता है और आप सभी को पता है कि अगर आप में से किसी ने स्पेक्ट्रम पढ़ी होगी तो स्पेक्ट्रम का भी पहला चैप्टर कमिंग ऑफ यूरोपियन इन इंडिया है। मतलब शुरू के 3 चैप्टर को छोड़ दें तो ये तीसरा पहला जो सबसे हमारे लिए पढ़ने लायक चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कालीकट पे किस वर्ष आया था? आंसर है इसका बी 1498। 20 में 1498 को आया है। वास्को द गामा भारत में टोटल 3 बार यात्रा करता है, राइट। इस 1498 के बाद 98 के बाद से दूसरी बार वो 1501 में आता है और सबसे आखिरी बार 1526 में वो आता है। ओके, तो ये आपसे पूछा जाता है, जैसे यूपी का एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है जिसमें ये पूछा गया था कि वास्को द गामा भारत में, आरओ में पूछा गया था कि वास्को द गामा भारत में कुल कितनी बार आता है, तो आंसर होता है कुल वो 3 बार आता है, राइट। और 1526 ईस्वी में भारत में इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसकी कब्र कहाँ है? भारत में ही है। ओके, दूसरा चीज आपसे जो पूछा जाता है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कि आपको इसका गाइड कौन था या इसके शिप का कैप्टन कौन था, तो एक गुजराती मर्चेंट था जिसका नाम अब्दुल मजीद था, राइट। तो आपको नाम अब्दुल मजीद भी याद रखना है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज आपसे ट्विकिंग करके पूछ सकता है एग्जामिनर कि आप ये बता दीजिए कि ये जो कोस्ट है, ये काली कट जो है वो किस कोस्ट पे स्थित है? भारत के वेस्ट में स्थित है कि ईस्ट में स्थित है? और दूसरा, अगर वेस्ट में है तो उस कोस्ट का नाम क्या है, राइट। तो आपको नाम याद रखना है। इस कोस्ट को मालाबार कोस्ट कहते हैं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। दूसरा वाला, ये वाला कोस्ट जो होता है वो कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है, राइट। उड़ीसा के आसपास वाला जो होता है उसे हम उत्कल कहते हैं। और बीच वाला जो हिस्सा रहता है आंध्र प्रदेश का वो नॉर्दर्न सरकार कहलाता है। ठीक, आंध्र प्रदेश का हिस्सा नॉर्दर्न सरकार, उड़ीसा वाला हिस्सा उत्कल कहलाता है, तमिलनाडु वाला हिस्सा कोरोमंडल कहलाता है, केरल वाला हिस्सा मालाबार कहलाता है, और उसके ऊपर मतलब यहाँ पे आप देख लीजिए गोवा से लेके महाराष्ट्र की पूरा का पूरा कोस्ट लाइन को कोंकण कोस्ट कहते हैं, राइट। तो ये आपको नाम याद होना चाहिए। फिर काठियावाड़ और कच्छ। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि कालीकट जो है वो किस कोस्ट पे स्थित है, तो वो मालाबार कोस्ट पे स्थित है। दू, दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना ब्लू ब्लू वाटर नीति से या ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? आंसर है ए फ्रांसिस डी अल्मीडा, सिर्फ अल्मीडा दिया गया है, फ्रांसिस डी अल्मीडा, राइट। फ्रांसिस डी अल्मीडा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। 1504 ईस्वी में इसकी नियुक्ति होती है, 1509 ईस्वी में यह वापस चला जाता है। पोर्चुगीज गवर्नर की नियुक्ति बस 3 सालों के लिए होती थी, तो ये आपको पता होना चाहिए कि बस ये 3 सालों के लिए था, राइट। उसके बाद से क्या किया इसने, ये ब्लू वाटर पॉलिसी, और इसी को एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग कहते हैं कार्टेज सिस्टम। ये पूछ लिया जाए कि कार्टाज सिस्टम किसने शुरू किया था, तो वो फ्रांसिस डी अल्मीडा ने शुरू किया था। इसका मतलब क्या था कि इसका मतलब है कि अगर इंडियन ओशन में आपको ट्रेड करना है तो आपको पोर्चुगीज से पहले आपको पास लेना होगा, दस्तक जैसा कुछ हिसाब था इसका, राइट। और पोर्चुगीज और बाकी के जो भी पहले ट्रेडर थे उनके बीच में यही फर्क था कि पोर्चुगीज ने इंडियन ओशियन में ट्रेड मोनोपोली एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, जबकि उसके पहले के जितने भी ट्रेडर थे, फॉरेन ट्रेडर थे, उन्होंने बस ट्रेड की नीयत से आए थे। तो इसीलिए ये नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की गई थी। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आप सबको पता है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है वो ये करता है, बंगाल में ये द्वैत शासन की व्यवस्था लागू करता है।
द्वैत शासन का क्या मतलब था? द्वैत शासन का मतलब ये था कि सरकार दो मेजर फंक्शन परफॉर्म करती थी। एक निजामत का काम था, यानी जिसमें पुलिस था, मिलिट्री था, और दूसरा दीवानी का काम था, यानी जिसको रेवेन्यू कलेक्शन कहते हैं, राइट, राजस्व वसूली। तो दीवानी का काम कंपनी जो है वो अपने अंदर रखती है, और निजामत का काम जो है कंपनी किसी और को अपॉइंट करती है, जिसे डिप्टी निजाम कहते थे, राइट। और पहला डिप्टी निजाम जो है रेजा खान था, मोहम्मद रेजा खान, राइट। तो ये व्यक्ति जो है यहाँ पे निजामत का यानी पुलिसिंग फंक्शन परफॉर्म करता है। डुप्ली के बारे में आपको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये पता होना चाहिए कि लॉर्ड वेलेस्ली की जो सब्सिडियरी अलायंस की पॉलिसी थी, उससे पहले भी, मतलब ये कहा जाता है कि डुप्ले जो है सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी का ओरिजिनेटर था, इस सेंस में कि सबसे पहले यूरोपियन सैनिकों को भाड़े पे देने की जो परंपरा की शुरुआत करी थी, वो डुप्ले ने ही करी थी, राइट। और ये सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वार, या जिसे कर्नाटिक वार भी कहा जाता है, उसके समय भारत का गवर्नर था, राइट। जो लॉर्ड वेलेस्ली करता है, वो डुप्ली की इस पॉलिसी को उसने ऑर्गेनाइज किया और उसको एक स्पेसिफिक पर्पस दिया था। बी वाला ऑप्शन आपको याद रख, वो यहाँ पे दूसरा गवर्नर जनरल था, राइट। और इसे रियल फाउंडर कहा जाता है। इसने बीजापुर से गोवा को 1510 ईस्वी में कैप्चर किया। तीसरा, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार स्थापित करने वाले कौन थे? ये आप सभी को पता होगा कि इसका आंसर बहुत आसान है। हमने देखा कि वास्को दा गामा कौन था? पोर्चुगीज था। तो आंसर क्या होना चाहिए? पुर्तगाल होना चाहिए, राइट। फ्रेंच जो है सबसे आखिरी में भारत में आते हैं, ठीक है। पुर्तगाल आते हैं, उसके बाद से डच आते हैं, तीसरे नंबर पे अंग्रेज आते हैं, चौथे पे डेन्स आते हैं, डैनिश लोग, और पांचवे पे फ्रांसीसी आते हैं, और सबसे आखिरी में कौन जाता है? पोर्चुगीज सबसे आखिरी में जाते हैं। ओके, तो ये आपको फैक्ट पता होना चाहिए, और आपको पता भी होगा, इतने सारे एग्जाम में दिए गए हैं। इससे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपको कुछ क्वेश्चन कम मिलेंगे। वजह यह है कि आपको घटना चक्र में बहुत सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन सेम लैंग्वेज, कुछ भी नहीं बदला, ऑप्शन भी नहीं बदला, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, और उन्होंने उसी क्वेश्चन को लगा के बुक अपनी मोटी कर दी है। मैंने उन रिपीटेटिव क्वेश्चन को हटा दिया है, लेकिन अगर वही क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज है तो मैंने उसको रखा है, इसीलिए आपको कुछ क्वेश्चन कम मिलेंगे। क्वेश्चन 5 जो है, पोर्चुगीज उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ये आपको पता है, सेम टू सेम। क्या आंसर होना चाहिए? फ्रांसिस डे अल्मेडा। कब से कब तक था? आपको मैंने बताया था, कमेंट लिख के बताइएगा। वास्को द गामा के बारे में हमने पढ़ लिया है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, इसका आंसर है सी, हुगली होना चाहिए थे। और आपको पता है, हुगली को पुर्तगालियों ने पाइरेसी के बेस के तौर पे भी यूज किया था। और पुर्तगालियों के साथ एक समस्या ये भी थी कि इन्होंने यहाँ पे भारत में स्लेव ट्रेड शुरू करा था, राइट। तो चिंसुरा की फैक्ट्री किससे? तो डच लोगों से संबंधित है। श्रीरामपुर की फैक्ट्री क्या है? डेन्स लोगों से संबंधित है। ओके, तो ये आपको ऑप्शन पता होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि वास्को ड गामा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, वास्को द गामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जमोदीन या सामुथीरी था। हमने इसको देखा है कि ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरा, दूसरा स्टेटमेंट, प्रथम यात्रा में वास्को द गामा लगभग 1 साल तक भारत में रहा था। ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, वो 3 से 4 महीने ही भारत में रहता है। तीसरा, वास्को ड गामा को पुनः 1501 में भारत की यात्रा की थी। 1501 वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, 1502 होना चाहिए। देखिए, घटना चक्र ने इसे 1502 कहा है, मैंने स्पेक्ट्रम में देखा था वो 1501 था। तो आप यहाँ के फिलहाल छत्तीसगढ़ मान रहा है 1502, तो 1502 हम लोग याद रखेंगे। ओके, तो ऑप्शन कितना सही है? केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एक साइड में समुद्र यात्रियों का नाम दिया गया है, दूसरे उनके देशों के नाम दिए गए हैं, आपको मैच कराना है। वास्को द गामा के बारे में हम सब जानते हैं कि वास्को द गामा पुर्तगाल का था, यानी ए का बी हो जाएगा, राइट। दूसरा, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो ओरिजिनली इटालियन था, लेकिन उसे स्पेन की सरकार ने पैसे और बाकी चीज दिए थे और डिस्कवरी के लिए। और आपको पता है क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो अमेरिका की खोज करता है, राइट। कैप्टन कुक कहाँ का था? ब्रिटेन का था। और ये एबल तास्मान, तस्मान इसके नाम का पूरा नाम क्या है? एबल तस्मान इसका नाम है। और ये कहाँ है? हॉलैंड। हॉलैंड क्या है? इसको नेदरलैंड भी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। ओके, तो इसके हिसाब से ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से यहाँ भी मिलाना है। देखिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में हमने देख लिया है कि क्या होता है। यहाँ पे 1510 गोवा का आधिपत्य किया, राइट। पेट्रो अल्वारिस कार्बाल ने। फ्रांसिस डी अल्मीडा के बारे में हमने जाना है कि ब्लू वाटर पॉलिसी इसने शुरू करी थी। नीनो डी कुन्हा के बारे में क्या है कि इसने पुर्तगाली हेडक्वार्टर को कोचीन से गोवा में बदल दिया था, राइट। और फिर आखिरी क्या है? पेट्रो अल्वारिस कार्बाल सितंबर 1500 में भारत आया है, और भारत में पहला
पोर्चुगीज फैक्ट्री की स्थापना जो है इसी ने करी थी, कबराल ने करी थी। राइट। नीनो डी कुन्हा 1529 से 38 तक यहाँ का गवर्नर रहता है, नीनो डी कुन्हा। ठीक है। 1529 टू 1538 तक यहाँ का गवर्नर रहता है। ठीक है। ये क्या करता है कि कोचिन से 1530 ईस्वी में अपना कैपिटल शिफ्ट करता है। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि कैपिटल कब शिफ्ट होता है, 1530 ईस्वी में शिफ्ट होता है। ठीक है। इसी के साथ साथ इसने जो है दीऊ का भी, वहां पे गुजरात का शासक बहादुर शाह था, उससे इसने दमन दीऊ को भी छीन लिया था, एक तरीके से उस पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। राइट। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। राइट। इसीलिए पीवाई क्यू करना बहुत जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट है आपसे फिर 69 बीपीएससी में पूछा गया है, क्रिस्टोफर कोलंबस, जैक्स कर्टियर, सर फ्रांसिस ड्रेक, फ्रांसिस मैगलन। आपको फिर वही करना है कि आपको मैच कराना है कि कौन किस देश का यात्री था। राइट। आप सभी को पता है कि देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में हमने देख लिया कि वो इटालियन था, स्पेन ने इसे स्पॉन्सर किया था। राइट। तो यहाँ पे इटली हो जाएगा। दूसरा चीज, जैक्स कर्टियर कहाँ का था, वो फ्रांस का था। जैक्स कर्टियर फ्रांस का था। सर फ्रांसिस ड्रेक सर किसके साथ टाइटल लगता है, अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप ध्यान रखिए कि सर जो है वो नाइटहुड की उपाधि दी जाती है, और नाइटहुड की उपाधि यूनाइटेड किंगडम देता है। राइट। तो सी का ऑप्शन किसके साथ मैच कराएंगे, आप दो के साथ मैच कराएंगे। अब क्या बचा, फ्रांसिस मैगलन। फ्रांसिस मैगलन क्या, पोर्तुगाल। राइट। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते थे। आपको ध्यान रखना है कई बार एग्जाम में अगर आपको फैक्ट नहीं भी पता हो, राइट, तो आपको बस फोकस करना है कि कोई चीज, ऐसा कोई भी क्लू आपको क्वेश्चन दे रहा है जिसके बारे में आपको पता है, उस पर ट्रस्ट करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है। तो अगर आपको नहीं भी पता होता, सिर्फ ए और सी भी पता होता, आप सी के साथ मैच कराते हैं, सी को दो से मैच कराते हैं, सी को दो से मैच कराते हैं। राइट। और उसके बाद किसी एक को मैच कराना था, क्रिस्टोफर कोलंबस और इटली, ए तीन, तो आपका मैच हो जाता। ठीक है। 69 बीपीएससी में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था। राइट। क्या है क्वेश्चन, नहीं था। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब भी बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हो तो आप इसे प्लीज सर्कल कर दिया करिए, ताकि आपको पता हो कि हाँ बताना है या नहीं बताना है। आंसर है साथियों इसका पीटर मुंडी। पीटर मुंडी जो है वो ब्रिटिश था। क्या था, वो ब्रिटिश था। साथ ही साथ घटना चक्र में इसके बारे में ये फैक्ट दिया गया है कि चाय के बारे में बात करने वाला जो है, पहला लिखने वाला प्रथम ब्रिटिश व्यक्ति कौन है, वो पीटर मुंडी है। और ये भारत में कब आता है, 17वीं शताब्दी में ये भारत में आता है। ओके। भारत में पुर्तगालियों शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन सा था, हमने ये कर लिया है, मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करने वाला। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में यूरोपियन शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आईएएस प्री 2003 का सवाल है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पे कब्जा किया था, हमें पता है इसका आंसर 1510 होता है। दूसरा, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था, सही है। 1611 ईस्वी में यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाता है, लेकिन ये टेम्पररी कारखाना था। अंग्रेजों ने पहला कारखाना जो है 1613 ईस्वी में सूरत में लगाया था। तो ये फैक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। राइट। ऑप्शन नंबर सी है, पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। ये ऑप्शन सही है। उड़ीसा में क्या है, हरिहरपुरा एक जगह करके है। राइट। जो बालासोर मतलब हरिहरपुरा बालासोर पे पहली फैक्ट्री 1633 में लगाई गई थी, और पूर्वी भारत में अंग्रेजों की ये पहली फैक्ट्री थी। राइट। और ये चौथा ऑप्शन नंबर डी भी सही है कि दुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1764 में मद्रास पे कब्जा कर लिया था। आपको ये बताना है कि डुप्ले जो है वो मद्रास पे कब्जा किस वार के दौरान करता है। अगला है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पे प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। आंसर है इसका कोचीन में। ठीक है। क्वेश्चन 17, पंडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पंडिचेरी पर कब्जा करने वाले प्रथम यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। ये मैंने बताया आपको जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे नीनो डी कुन्हा के बारे में, तब हमने पढ़ा कि हाँ ये हुआ था। और कब हुआ था, हमने देखा था 1537 ईस्वी में ये हुआ था। राइट। दूसरा, पंडुचेरी पे कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, ये स्टेटमेंट गलत है। पुडुचेरी के बाद से आपको पता है कि फ्रांसीसी सबसे आखिरी में आने वाले हैं। राइट। तो एटलीस्ट ये स्टेटमेंट तो सही नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पहले ब्रिटिश हैं। तो एटलीस्ट कोई नहीं कैप्चर किया होगा, तो ब्रिटिश ने तो कैप्चर किया ही होना चाहिए उसे।
ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन दो को आप वैसे एलिमिनेट भी कर सकते थे और फिर उसके साथ आपको आंसर मिल जाता, क्योंकि आपको पता है कि स्टेटमेंट तीन कभी सही नहीं होगा कि अंग्रेजों ने कभी पुडुचेरी पे कब्जा नहीं किया, उन्होंने किया था पुडुचेरी पे कब्जा। आपको पता है कि 1793 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुडुचेरी पे कब्जा किया था, राइट, और उसे 1814 के ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद जो है उसे फिर से सौंप दिया जाता है फ्रांसीसियों को, राइट। तो उनका कब्जा रहा है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन को आप ऐसे एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करेंगे, देखिए कि ये है कि एग्जाम हॉल में शांत रहना है, कूल बने रहना है, और जितना आपको पता है उसके हिसाब से वर्क करने की कोशिश करना, आपको क्वेश्चन के बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक है, आंसर बी होता है, जॉब चार्नक होता है, राइट। देखिए होता ये है कि 1690 ईस्वी में जॉब चार्नक जो है यहाँ पे सूता नदी करके एक गांव है, वहां पे उसका वो जमींदारी ले लेता है और कुछ पैसे पे करके, वहां का जो मुगल गवर्नर हुआ करता था उससे, राइट, और वहां पे अगस्त 1690 ईस्वी में, और फिर एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश करता है 10 अगस्त 1691 ईस्वी में, जिसे कलकत्ता का स्थापना दिवस भी माना जाता है। ठीक है, उसके बाद से 1698 ईस्वी में सूतानती गोविंदपुर और कालीकाता, जिसे कालीघाट भी कहा जाता है, उसको ये 3000 रुपये में खरीदता है, और इन तीनों जगहों को मिला के एक शहर स्थापित की जाती है जिसे हम लोग कलकत्ता कहते हैं, और स्थापित करता कौन था, जॉर्ज नाग था। चार्ल्स आयर कौन था, चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम, यहाँ पे कलकत्ता में जो फोर्ट एस्टेब्लिश होता है दैट इज कॉल्ड फोर्ट विलियम, तो इसका पहला गवर्नर कौन था, चार्ल्स आयर इसका पहला गवर्नर था, राइट। दूसरा, गैरेल्डो अंगियार कौन था, इसे जो है बॉम्बे का, मुंबई का वास्तविक रियल फाउंडर इसे कहा जाता है, मुंबई का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पे भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी, आंसर होता है इसका बी, मद्रास में। कब स्थापित की गई थी, 1688 ईस्वी में स्थापित करी जाती है। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताइए कि नगर निगमों की स्थापना भारत में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी। देखिए क्वेश्चन तो एक ओपन एंडेड है, ये कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट ईयर के हिसाब से अगर बात किया जाए तो फिर यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी होती है, यानी यूनाइटेड किंगडम होना चाहिए या इंग्लैंड होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 ईस्वी में, और फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी स्थापना होती है 1602 ईस्वी में। ठीक, लेकिन अगर क्वेश्चन का ये मतलब हो कि भारत में इस तरीके की कंपनी, संयुक्त पूंजी कंपनी जो पहली बार भारत में आई वो कौन थी, उस कॉन्टेक्स्ट में आंसर डच हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है पुर्तगाल के बाद दूसरे आने वाले डच थे, और इंग्लिश तीसरे थे, डेनिश चौथे थे, फ्रेंच पांचवे थे। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे एक संयुक्त उद्यम कंपनी थी जो भारत में आई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक तक डच उपनिवेश था। दूसरा, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। और डी, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। आंसर हमसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, राइट। आप सभी को पता होगा कि लोग कोच्चिन तो भाग था, क्योंकि आपको पता है कि जो फोर्थ बैटल होता है, सॉरी जो थर्ड बैटल होता है, थर्ड एंग्लो मैसूर वार, उसमें क्या होता है कि त्रावणकोर ने कोच्चि को बेच दिया था, राइट। और इसके बाद से टीपू का ये मानना था कि कोच्चि मेरी फिड्यूट्रीज है, तो मेरे अधिकार या मेरे अप्रूवल के बिना कोई उसे बेच नहीं सकता है, तो इसी प्रीटेक्स्ट में उस पे हमला किया जाता है। तो कोच्चि पे यानी अंग्रेजों का उपनिवेश तो था, यानी ऑप्शन डी इनकरेक्ट होगा। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। हमने देखा कि ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, ऑर्डर गलत कर दिया गया है, पहले पुर्तगालियों का अधिकार था फिर डचों का अधिकार हुआ, यानी ऑप्शन सी भी हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आपको पता है कि डच यहाँ से बहुत पहले चले जाते हैं, तो वो तो आंसर होगा ही नहीं, यानी ऑप्शन बी सही होगा कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। देखिए आपकी घटना चक्र में ये दिया गया है कि इसका आंसर कोई सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोच्चि के ऊपर जो है डच के बाद से फिर जमोरिन का अधिकार हो जाता है, और फिर जमोरिन को हरा के डच आते हैं, इसलिए। लेकिन इतनी टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, ऑप्शन इसका बी सही होगा।
भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक, डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां या गोदाम स्थापित की। देखिए, डच लोग जो है अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में लगाते हैं। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में जो है अभी, राइट। और लास्ट गजपति शासक जो है उसका नाम था प्रताप रुद्र देव, राइट। और उसका शासन था 1497 से 1540 ईस्वी तक। ठीक है, फैक्ट्री की स्थापना 1605 में हो रही है। शासन अंत क्या हो जा रहा है गजपतियों का? 1540 में, यानी ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगा, राइट। हम ए एलिमिनेट कर देते हैं, ए एलिमिनेट कर देते हैं। ऑप्शन क्या बचता है? 2 और 3 सही बच रहा है। अल्फांसो दी अलबकुर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। ये स्टेटमेंट सही है, हमने पहले ही देख लिया था। ईयर आप कमेंट करके बताइएगा। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर जमीन लेकर एक प्लॉट या फैक्ट्री की स्थापना की थी। ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि एलिमिनेशन करके हम देख रहे हैं, तो ये हमें सही मिल रहा है, राइट। बाकी आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये सारे फैक्ट्स जो है किसी किताब में तो दिए नहीं गए हैं, तो हम इसको सोर्स वेरीफाई भी नहीं कर सकते हैं। बाकी एलिमिनेशन से जो यही ऑप्शन बनता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। तीसरा, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो अच्छे वेतन देता था उनकी सेवा में लगा सकता था। और चौथा, उपयुक्त में से तीनों। आपको पता है कि ये तीनों के तीनों आंसर सही हैं। कि देखिए, हम लोगों में नेशनलिज्म का विकास तो बहुत लेट से होता है, राइट। जब कांग्रेस की स्थापना हो जाती है ब्रिटिशर्स के आने के बाद से, मॉडर्न सेंस में नेशनलिज्म का डेवलपमेंट इंडिया में होता है। उसके पहले हमारा रीजनल सेंटिमेंट था, पैट्रियोटिक सेंटिमेंट था, कि हम जगह को लेके भावुक थे, राइट। दैट इज कॉल्ड पैट्रियोटिज्म, ओके। तो उस समय क्या था कि जो भी हमें वेतन देता था, बेरोजगारी बहुत थी। अंग्रेजों के आने के बाद से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़े पैमाने पे होता है। जो लोग भी पहले छोटे बड़े कारखानों में काम करते थे, अब वो लोग कृषि कार्य में जाके लग गए हैं। और कृषि भी आपको पता है, इतने सारे विद्रोह होते हैं कि कृषि बहुत मुश्किल काम थी, जो इसको ये बताता है। तो लोगों ने क्या किया कि भाई खाना तो है, जिंदगी जीना है, तो उन्होंने अंग्रेजों के साथ या कोई भी फ्रांसीसी आए वो एम्प्लॉय किए, जिन जो आए वो भारतीय लोगों को एम्प्लॉय कर रहे थे, राइट। तो एक वजह ये भी थी। और उनके पास अच्छे आर्म आर्मामेंट थे, अच्छी लीडरशिप थी उनके पास। प्लस उनकी कंपनियां जो है प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज थी उनके। अगला क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? आंसर इसका लिवेंट कंपनी होता है। देखिए, भारत में व्यापार करने का हम अक्सर ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सोचते हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को जो 1601 ईस्वी में जो चार्टर 1600 ईस्वी में, सॉरी, 31 दिसंबर 1600 में जो चार्टर मिला था, राइट, वो सी रूट का चार्टर था। ओके, उसके पहले एक लिवेंट कंपनी थी जिसे 1593 ईस्वी में क्वीन एलिजाबेथ ने ही, राइट, एलिजाबेथ फर्स्ट ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर देती हैं, वही क्वीन जो है 1593 ईस्वी में लिवेंट कंपनी को भी चार्टर दी थी। और ये लैंड रूट का था, किसका था? लैंड रूट का था। इसीलिए आंसर क्या होता है? ऑप्शन ए होता है, लिवेंट कंपनी होता है। ठीक है। अगर आपसे समुद्री मार्ग पूछा जाता तब ऑप्शन ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाता। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? ऑप्शन क्या होता है इसका? ए होता है। अकबर का शासन कब से कब तक रहा है? अकबर का शासन 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक रहा है, राइट। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? अकबर हो जाएगा, राइट। औरंगजेब के शासन के समय क्या होता है? जब चारनाक रहता है, कलकत्ता की स्थापना तब होती है। जहांगीर के समय में प्रथम फैक्ट्री स्थापित होती है। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वैली के स्थान पे हराया था? ऑप्शन क्या होता है? थॉमस बेस्ट होता है। ईयर कब था? 1612 ईस्वी में था। और इसी से इम्प्रेस होकर 1613 ईस्वी में जब इन्होंने पुर्तगालियों को हरा दिया, तो जहांगीर ने 1613 में सूरत में व्यापार करने के लिए अधिकार प्रदान किया था, राइट। तो आपको ये याद रखना है। कैप्टन हॉकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह 1611 में जेम्स वन के दूत के रूप में भारत आया। वह तुर्की भाषा बहुत अच्छा जानता था, या तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। आंसर क्या है इसका? केवल और केवल दो। कैप्टन हॉकिंस भारत में कब आता है? वो 1608 ईस्वी में आता है। ठीक है। इसके जहाज का नाम क्या था? हेक्टर जहाज का नाम था। कहाँ जाता है? आगरा जाता है। किसके पास? जहांगीर के पास जाता है, राइट। तो ऑप्शन क्या है? 1611 वाला इनकरेक्ट है, ओके। और ये जेम्स प्रथम वाला सही है, लेकिन बस ईयर में यहाँ पे हेर फेर किया गया है।
तो ईयर वाला ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। दूसरा, आप सभी को पता है कि विलियम इसको तुर्की बहुत अच्छे तरीके से आती थी और मुगलों की नेटिव टंग क्या थे। तो उसके बाद से जहांगीर इससे इतना खुश होता है कि इसे 400 का मनसब देता है और यहाँ का जो क्रिश्चियन व्यापारी, अर्मेनियन व्यापारी मुबारक शाह था, उसकी बेटी से शादी भी करवाता है ये। ठीक है, लेकिन कोई ट्रेड कंसेशन ऐसा इसे नहीं मिलता है, तो फिर ये निराश होके वापस लौट जाता है। ठीक है, इसे इंग्लिश खान की भी उपाधि जहांगीर ने। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्दाश में निम्नलिखित में से कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने स्थित थे? तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 17वीं शताब्दी कहते किसे हैं। आप सभी को पता है कि 1600 से लेके 1700 के बीच का जो पीरियड होगा, दैट इज 17वीं शताब्दी। ठीक है, चतुर्दाश मतलब फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है, यानी 1600 से लेके 1625 ईस्वी के कार्यकाल के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, भरूच में अंग्रेजी कंपनी की स्थापना होती है 1619 ईस्वी में। तिरुचिरापल्ली, यहाँ पे ये तमिलनाडु में है, यहाँ पे 1625 के पहले कोई फैक्ट्री लगी ही नहीं थी, तो तिरुचिरापल्ली भी नहीं होगा, चिकाकोल भी नहीं होगा, सिर्फ आंसर में ए होगा, भरूच। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था? आंसर है इसका अंग्रेज। हमने देखा है उसका ईयर। डच ने यहाँ फैक्ट्री कब स्थापित करी थी? डच 1616 ईस्वी में यहाँ पे फैक्ट्री की स्थापना करते हैं और फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में करते हैं। ठीक है, पुर्तगालियों ने भी यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित करी थी 1611 में, लेकिन हिस्ट्री बुक में आप देखेंगे तो उसका आंसर अंग्रेज ही दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 1613 में, ये हमने पढ़ रखा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? वेस्टर्न प्रेसिडेंसी बेसिकली हेडक्वार्टर के बारे में पूछा जा रहा है। तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ होता था? सूरत होता था। ओके, ठीक है। देखिए, आपको बॉम्बे के बारे में थोड़ी एक बेसिक हिस्ट्री हम समझ लेते हैं कि बॉम्बे पे सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपना अधिकार किया था, राइट। फिर 1662 ईस्वी में इंग्लैंड का जो राजा था चार्ल्स द्वितीय की शादी जो होती है पोर्चुगीज राजकुमारी कैथरीन से होती है। ठीक है, और उसी के तहत जो है उसे दहेज में, चार्ल्स द्वितीय को दहेज में जो पुर्तगीज जो है बॉम्बे देते हैं, राइट। उसके बाद से 1668 ईस्वी में चार्ल्स सेकेंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के एनुअल रेंट पे बॉम्बे को ट्रांसफर कर दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और फिर 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर जो है फाइनली सूरत से बॉम्बे ट्रांसफर कर दिया था। ओके, तो ये आपको बस ध्यान रखने का है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था, ये हमने देख लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? आंसर इसका सर जॉन चाइल्ड्स होगा। 1688 ईस्वी में इसने सूरत की नाकाबंदी कर दी थी और जो भी हज करने वाले यात्री थे उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। इसी के बाद से औरंगजेब ने इनको वहां से एक तरीके से खदेड़ दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? पहला, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता। दूसरा, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। तीसरा, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला। चौथा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। आंसर होता है इसका बी कि ऑस्ट्रिया की उत्तराधिकार की समस्या से भारत में कर्नाटिक वार शुरू हुआ था। मैंने आपको बताया था फर्स्ट कर्नाटिक वार कब से होता है, 1740 से 1748 तक। सेकेंड कर्नाटिक वार कब होता है, 1749 ईस्वी से लेके 1754 ईस्वी तक। थर्ड कर्नाटिक वार कब होता है, 1758 से 1763 तक। 1758 से 1763 ईस्वी तक। हमसे इसके साथ साथ क्या पूछा जाता है, ट्रीटी पूछी जाती है कि कौन किस ट्रीटी के साथ खत्म हुआ था। तो देखिए, थर्ड के साथ जो ट्रीटी होती है इसे ट्रीटी ऑफ पेरिस कहा जाता है। 1763 ईस्वी में होती है, जो एंड डेट है वो ट्रीटी का भी डेट होगा। सेकेंड कर्नाटिक वार में कोई ऐसी फेमस ट्रीटी है नहीं, और फर्स्ट कर्नाटिक वार की एंड किस होती है, ट्रीटी ऑफ एलेक्सला चैपल के साथ होती है, राइट। शुरू किस हुआ था, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की वजह से पहला शुरू हुआ था। दूसरा किस वजह से शुरू हुआ था, निजामुल मुल्क के मरने के बाद से हैदराबाद में, और चांद साहिब के बाद से कर्नाटक में वहां पे राजगद्दी का मसला चल रहा था, तो उसकी वजह से सेकेंड होता है, राइट। और तीसरा किस वजह से होता है, तो तीसरा फिर वहां पे यूरोप में ही एक लड़ाई शुरू हुई थी जिसे 7 ईयर वार कहा जाता है। 1756 में शुरू हुआ, 63 में खत्म हुआ। तो उसी के साथ साथ उसके 2 साल बाद से यहाँ पे युद्ध शुरू हो गया था। ओके, तो ये आपको बस ध्यान रखने का है।
सेम चीज पूछा गया हमसे, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कैसे खत्म होता है? एलिक्स ला चैपल की संधि के तहत खत्म होता है। दूसरा, तृतीय कर्नाटक युद्ध कैसे खत्म होता है? हमने देखा पेरिस की संधि के साथ खत्म होता है। तीसरा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्या होता तृतीय हाँ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्या होता है? इसके क्या होता है, ये अनिर्णायक रहता है। और प्रथम मैसूर युद्ध क्या होता है कि ब्रिटिशर्स की हार होती है। राइट। और प्रथम मैसूर वार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में हमने देखा कि 46 नहीं है, 1740 होता है आंसर। राइट, तो यही आंसर होगा हमारा। तृतीय कर्नाटक युद्ध 58 से 63 सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध ये भी हमारा इनकरेक्ट है, हमने देखा कि 49 से। ठीक है, 1749 1749 से वो शुरू हो जाता है सेकेंड कर्नाटिक वार। राइट। अगला क्वेश्चन है, अंबुल का युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह लड़ाई 1752 में लड़ी गई थी, ये गलत स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन ए सही होगा फिलहाल के हिसाब से। राइट, ये 1749 ईस्वी में लड़ी गई थी। दूसरा, इस युद्ध में मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रांसीसी सेना ने मिलकर अनवारुद्दीन का मुकाबला किया था, ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा, इस युद्ध में अनवारुद्दीन की सेना को हार का सामना करना पड़ा था, ये स्टेटमेंट भी सही है। आपको एक और फैक्ट जानना होगा कि बैटल ऑफ अंबर किससे संबंधित है? फर्स्ट कर्नाटिक वार, सेकेंड कर्नाटिक वार, थर्ड कर्नाटिक वार, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन होगा सेकेंड कर्नाटिक वार। राइट। तो सेकेंड कर्नाटिक वार में वो हार जाते हैं सब, ठीक है। पहले कर्नाटिक वार में भी एक इंपॉर्टेंट बैटल होती है जिसे कहते हैं बैटल ऑफ सेंट थॉमस। क्या कहते हैं? बैटल ऑफ सेंट थॉमस। कहाँ होता है? अदयार नदी के किनारे पे। राइट। और ये कब होता है अदयार नदी के किनारे पर? 1746 ईस्वी में। आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, इस बैटल में भी, बैटल ऑफ सेंट थॉमस में भी, ये जो अनवारुद्दीन आदमी है ये यहाँ भी लड़ा था पहले वार में, जहाँ पे हार का सामना करना पड़ा था, और वो बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि ये हुआ था कि एक बहुत छोटी फ्रांसीसी सेना जो है उसमें बैटल ऑफ सेंट थॉमस में वो अनवारुद्दीन की बहुत बड़ी सेना को हरा दी थी, जिसने ये एस्टैब्लिश किया था कि इंडियन को आसानी से हराया जा सकता है क्योंकि ये प्रोफेशनल नहीं है। राइट। तो इसलिए बैटल ऑफ सेंट थॉमस याद रखना होगा आपको। ठीक है, 46 वाला। उसके अलावा बैटल ऑफ अदयार सेकेंड वाला है। और एक और बैटल होता है तीसरे कर्नाटिक वार में, दैट इज कॉल्ड बैटल ऑफ बांडीवाश। कब होता है? 1760 ईस्वी में बैटल ऑफ बांडीवास 1760 में होता है, और उसमें कंप्लीटली जो है फ्रेंच को हरा देती है, और एक तरीके से फ्रेंच रेसिस्टेंस जो है इंग्लिश में कंप्लीटली, इंडिया में सॉरी, कंप्लीटली खत्म हो जाता है। तो हमने तीन बैटल के बारे में देखा। एक हमने देखा बैटल ऑफ सेंट थॉमस, ठीक है, 46 में, 1746। दूसरा हमने देखा बैटल ऑफ अडयार, ठीक है, हमने देखा 49 में, 1749। तीसरा हमने देखा बैटल ऑफ वांडीवास, इसको कब? 1760 ईस्वी में। राइट। क्या होता है इसके बाद से? वांडीवास की युद्ध के बाद से कंप्लीटली फ्रेंच खत्म हो जाते हैं, थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वार का हिस्सा है। अडयार जो है सेकेंड कर्नाटिक वार का हिस्सा है। इसमें वो जो ऑप्शन में दिया गया है कि यहाँ पे चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसी मिलके जो है अनवारुद्दीन को हरा देते हैं, ये स्टेटमेंट सही है, और अनवारुद्दीन इसमें मारा जाता है। इसके बाद से क्या होता है कि यहाँ पे डुप्लेक्स को जो है जो कृष्णा रिवर है उसके साउथ की सारी टेरिटोरी का गवर्नर भी नियुक्त किया जाता है। तो ये इस सेंस में भी इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकली अगर देखें तो। राइट। और इसमें फ्रेंच की जीत होती है, लेकिन बाद में वो फिर जीत हार में बदल जाती है। और तीसरा बैटल ऑफ सेंट थॉमस 1746 में, यही अनवारुद्दीन व्यक्ति था, इसको फ्रेंच सेना हराती है, और ये स्टैब्लिश होता है कि अंग्रेजों इंडियनों को हराना बहुत आसान है। राइट। तो ये तीनों बैटल के नाम आपको याद होना चाहिए, ड्यूरेशन पता होना चाहिए, कब कहाँ पे हुआ था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? हमने देख लिया इसका आंसर डुप्ले होता है, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपनी सबसे पहले कारखाना कहाँ पे स्थापित किया था? आंसर होता है सूरत। कब लगाया था? 1667 ईस्वी में। किसने लगाया था इसका? इस व्यक्ति का नाम क्या था जिसने यहाँ पे कंपनी की फैक्ट्री की स्थापना की थी? नाम था इसका फ्रांसिस कैरोन। क्या नाम था? फ्रांसिस कैरोन, याद रखना आपको। सूरत, 1667 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुई थी। लुई 14वां का फेमस मिनिस्टर था जिसका नाम कोलबर्ट था, उसने इस कंपनी की स्थापना करी थी। कब? 1664 ईस्वी में। तो अगर आपको कंपनी की स्थापना का डेट पूछा जाए तो कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में होती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसमें ये फर्क था कि ये सरकारी कंपनी थी, ओके। और इसके हार का एक वजह ये भी बनाया बताया जाता है।
निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? मैंने अभी आपको नाम बताया कि फ्रांसिस कैरोन होना चाहिए। राइट, आपके घटना चक्र में ये आंसर गलत दिया गया है, जिसमें ये बताया गया कलबार्ट ने। हमने बताया आपको कि कलबार्ट क्या है, वो फ्रांस में स्थापित करता है। लुई 14वां का वो फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने कंपनी स्थापित करी है, इंडिया में नहीं किया है। इंडिया में पहली बार सूरत में कंपनी 1667 में स्थापित होती है, और उस कंपनी को स्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम फ्रांसिस कैरोन था। निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है। 1602 ईस्वी में, जैसा मैंने आपको बताया था पहले कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ये भी क्या थी, एक तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। ठीक है, और ये फिर यहाँ पे जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड भी कहा जाता है। ठीक, पहली फैक्ट्री जो है 1605 ईस्वी में ये मसूलीपट्टनम में लगाए थे। यही सवाल आपसे पूछा गया था कि गजपति शासक कब, तो वो पहले ही खत्म हो जाते हैं, राइट। तो आपको 1605 का डेट याद रखना है, मसूलीपट्टनम वाला। अगला आपको याद रखना है कि सूरत में ये फैक्ट्री स्थापित करते हैं 1616 ईस्वी में, और बंगाल में पहली फैक्ट्री ये कब लगाते हैं? 1653 ईस्वी में चिनसुरा में ये अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं, और कोचीन में सबसे आखिरी में ये 1663 ईस्वी में अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं। और 1667 ईस्वी में ये कम्प्लीटली भारत छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि अंग्रेजों के साथ इनका संधि होता है, जिसमें अंग्रेज जो है इंडोनेशिया मलेशिया वाले पूरे इलाके को छोड़ते हैं, और इनसे ये कहा जाता है कि आप यहाँ वाला पूरा का पूरा इलाका छोड़ दीजिएगा, राइट। तो निम्नलिखित 10 कारखानों की स्थापना के साथ मिलाइए। बिमलीपट्टनम, कराईकाल, कोचीन और चिंसुरा। चिंसुरा के बारे में हमने देखा कि 1663 ईस्वी में स्थापित होती है, राइट। नहीं, कोच्चिन 1663 ईस्वी में स्थापित होती है। चिंसुरा कब होता है? 1653 ईस्वी में होता है। डेट गड़बड़ नहीं करना है आपको, इसी के साथ मैच कराएंगे तो उम्मीद है कि आंसर आपका आ जाएगा। बाकी कराईकाल में ये कंपनी की स्थापना कब होती है? तो 1645 ईस्वी में होती है। ठीक है, और बिमलीपट्टनम में कंपनी की स्थापना 1641 ईस्वी में होती है। कहाँ दिया गया है? स्पेक्ट्रम में दिया गया है, पेज नंबर 36 पे आप देखेंगे तो वहीं पे दिया गया है ये। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी दक्कन के शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसी को पसंद नहीं करते थे, पौंडीचेरी सामरिक केंद्र था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। सेकेंड, जो एंग्लो कर्नाटिक वार होता है, उसी के बीच में डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है, और ये बहुत ट्रेजिक रहता है फ्रेंच के लिए, राइट। तो डुप्ले बहुत ही सक्षम था, लेकिन ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। हमारे पसंद नापसंद से कोई मतलब थी नहीं, तो ऑप्शन सी का कोई तुक नहीं बनता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। ठीक है, क्यों शक्तिशाली थी? आप देख रहे होंगे कि 1757 ईस्वी में जो है बैटल ऑफ प्लासी हो चुकी है, और बंगाल पे अधिकार हो चुका है। और बंगाल क्या है? बंगाल भारत का इकोनॉमिक हब है। वो एशिया से जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती थी, उसका 60% एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ बंगाल से जाता था। तो बंगाल पे अधिकार का मतलब कि इंडिया की ट्रेजरी पे अधिकार, जितने पैसे थे उस पे अधिकार, और उसने इन्हें ये मदद करी थी। प्लस मीर कासिम के साथ जो समझौता हुआ था, उसमें भी ये बात कही गई थी कि कंपनी के साउथ में जो वार होंगे, स्पेशली फ्रेंच के साथ जो वार होंगे, उसे मीर कासिम फाइनेंस करेगा। ओके, फिर सूची एक सूची दो से आपको मिलानी है। पौंडीचेरी, गोवा, ट्रावनकेर और मद्रास होना चाहिए, सदरास हो गया है। आपको सूची दो मिलानी है कि डच, फ्रेंच, पोर्चुगीज और डेनिश। आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए, हमने इसको ऑलरेडी बहुत बार कवर किया है। उस क्षेत्र की पहचान करिए जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। आंसर है इसका बिहार। बिहार का क्षेत्र जो है, स्पेशली डच लोग जो थे वो अफीम और सोरे के व्यापार व्यापार करते थे बिहार से, राइट। फिर सेमी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर बिहार होगा, बीपीएससी में ही रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? आंसर इसका अफीम, इसीलिए वहां पे क्या होता है, अफीम युद्ध भी होता है बाद में। ओके, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। निम्नलिखित में से किस स्थानों पे डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? हमने अभी अभी देखा कि डच सूरत में भी हैं, राइट। हमने देखा डच पटना में भी आते हैं। 1632 डेट याद रखना है, एक बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पे भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजों की भारत को देन थी? आपको पता है कि अंग्रेज आने के पहले यहाँ पे भू राजस्व जो है, इंडिया में स्पेशली अगर आप
शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे, तो वो उपज के आधार पे ही वो भू राजस्व लगाया जा रहा था, तो अंग्रेजों की देन ये नहीं थी, यानी ऑप्शन ए तो नहीं होगा। दूसरा, युद्ध में चलती फिरती तोपों का प्रयोग, उसके पहले जब बाबर आया है और उसकी बाबर की पूरी तुगलनामा जो विधि है उसमें तोप का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑप्शन बी भी यानी नहीं होगा। और तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पोर्चुगालियों का देन है, ठीक है, जिसे कोलंबिया एक्सचेंज कहा जाता है। ओके, तो ये टर्म भी याद रखना है कि व्हाट इज कोलंबिया एक्सचेंज। कोलंबिया एक्सचेंज का बेसिक मतलब है कि न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड, सॉरी, नए नए जो कॉन्टिनेंट खोजे गए थे, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और फिर जो ओल्डर कॉन्टिनेंट थे, यानी जिसको अंग्रेज पहले से जानते थे, यूरोपियन पहले से जानते थे, जिसमें एशिया शामिल था, अफ्रीका शामिल था, राइट, इसके बीच में जो पदार्थों का लेन देन हुआ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोलंबिया एक्सचेंज। तो कोलंबिया एक्सचेंज के तहत हुई थी, यानी ऑप्शन डी होगा, कोई भी नहीं। एलिक्स ला चैपल की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। एलिक्स ला चैपल की संधि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्त करती है, सही है। मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया जाता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, भारत में अंग्रेजों की सफलता फ्रांसीसियों के असफलता के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। अंग्रेजों ने बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति का मिलना, सही स्टेटमेंट है। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, ये भी सही है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। मैंने आपको भी बताया ना कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होने के बाद से एक तरीके से भारत के ट्रेजरी पे अंग्रेजों का अधिकार होता है, और उसने पूरे के पूरे युद्ध को फाइनेंस किया था, और ये सबसे बड़ी वजह थी उनके जीतने की। ऑलराइट गाइस, तो ये हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है घटना चक्र का। ठीक है, कल से दो दो चैप्टर, तीन तीन चैप्टर करेंगे कि एग्जाम के पहले हमारा आसानी से कंप्लीट हो जाए। आपको बस 1 से 2 घंटा इन वीडियो को देखना है, और जो मैंने आपको बताया है कि पहले आप क्वेश्चन देखिए, खुद से जवाब देने की कोशिश करें, प्लस ऑप्शन में मैं आपको जो भी बता रहा हूँ आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कैसा लगा आप वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।